हेलो फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने ओम्स लॉ डिस्कस किया था, तो उसमें हमने रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया था। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। तो आज के लेक्चर में उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और भी कंपोनेंट्स देखेंगे, जैसे इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, बिल्कुल बेसिक, तो उनको हम आज सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो नाउ स्टार्ट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज रेजिस्टेंस के आगे। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ओम्स लॉ आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, ठीक है। और आर जो होगा वो होगा रो एल बाई ए, वेयर रो इज resistivity, L means length of the material, and A means area of cross section. ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को देख के तो हमें ये लगता है कि जो हमारा रेसिस्टेंस है वो करंट और वोल्टेज दोनों पे डिपेंड करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि जैसे ही हमने कोई मटेरियल सेलेक्ट किया, हमारा रेसिस्टेंस उसी टाइम फिक्स हो जाता है, क्योंकि रेसिस्टेंस जो है वो रो एल, मतलब किसी मटेरियल की रेसिस्टिविटी फिक्स होगी, कितना लेंथ यूज़ कर रहे हैं वो फिक्स होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी फिक्स होगा। तो जैसे ही हमने कोई मटेरियल सेलेक्ट किया, उसका रेसिस्टेंस उसी टाइम फिक्स हो जाता है। बट फिर ये इक्वेशन क्या क्या कहना चाह रहा है, जो ओम्स लॉ है वो ये कहना चाह रहा है कि जो वोल्टेज और करंट का रेशियो इस हिसाब से मैनेज होगा कि वो जो मटेरियल हमने सेलेक्ट किया है उसके रेसिस्टिव वैल्यू के बराबर आ जाएगा वो। मतलब जैसे हम किसी सर्किट में किसी मटेरियल को यूज़ करेंगे जिसका रेसिस्टेंस कुछ मान लेते हैं, कुछ 5 ओम है। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट होता है रेसिस्टेंस का, ओम में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लें 5 ओम है, तो उस सर्किट में जो करंट और वोल्टेज इस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेंगे कि हमारा जो है रेसिस्टेंस का वैल्यू हमेशा 5 ही आता रहेगा, ठीक है। इसका ये मतलब है, मतलब जैसे ही हमने मटेरियल सेलेक्ट किया, हमारा रेसिस्टेंस अपने आप फिक्स हो गया, मतलब रेसिस्टेंस वेरी नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, तो इस कंडीशन में वैसे तो हमें ये ध्यान रखना है ये चीज़ कि रेसिस्टेंस जैसे ही हमने मटेरियल सेलेक्ट किया, हमारा रेसिस्टेंस फिक्स हो गया। लेकिन रेसिस्टेंस एक और चीज़ पे डिपेंड करता है, जो हम जनरली मतलब एनकाउंटर नहीं करते हैं। हम जनरली क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखते हैं, लेकिन हमें एक और चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि रेसिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट होता है। तो मतलब हमें ये भी ध्यान रखना है कि रेसिस्टेंस एट टी, रेसिस्टेंस एट इनिशियल टेम्परेचर प्लस चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेसिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इनटू डेल्टा टी, ठीक है। तो रेसिस्टेंस जो है वो एक चीज़ और डिपेंड करेगा, एक चीज़ पर और डिपेंड करेगा, मतलब टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। तो जैसे मान लो कि अगर मैंने कोई बल्ब लिया, तो बल्ब को हम हीट करेंगे, तो हीट करते के साथ उसका रेसिस्टेंस चेंज करने लग जाएगा। मतलब वैसे तो हमें ये पता है कि ओम्स लॉ ये के हिसाब से कि हमारा रेसिस्टेंस फिक्स हो गया, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, लेकिन रेसिस्टेंस हमेशा फिक्स नहीं रहेगा। जैसे ही उसमें हम वोल्टेज सप्लाई एनर्जी, मतलब उसमें प्रोड्यूस होगा, हीट एनर्जी जनरेट होगी, तो थर्मल एनर्जी होने की वजह से टेम्परेचर उसका राइज़ करेगा। टेम्परेचर राइज़ होने की वजह से क्या होगा कि उसका रेसिस्टेंस अपने आप वेरी कर जाएगा। तो रेसिस्टेंस, हमें ये भी चीज़ ध्यान रखना है बहुत अच्छे से कि रेसिस्टेंस जो होगा वो टेम्परेचर पे ज़रूर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये भी चीज़ हमें जब हम डिज़ाइन करते हैं किसी सर्किट का, तो हमें ये चीज़ भी ध्यान रखना पड़ता है कि रेसिस्टेंस जो होगा वो थर्मल प्रॉपर्टी होती है, मतलब टेम्परेचर पे ज़रूर डिपेंड करेगा, ठीक है। और जो डी आर बाई डी टी होता है, मतलब वो या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो जो पॉजिटिव होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव कॉफिशिएंट, थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, और जो नेगेटिव हो वो नेगेटिव कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। तो जो मेटल होता है उसका पॉजिटिव होता है, जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हो गए जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर्स,
इनका dr/dt जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये तो मेटल के लिए हो गया, मेटल्स, ये सेमीकंडक्टर्स वगैरह के लिए होता है, तो इनके लिए हमारा dr/dt नेगेटिव होगा। तो dr/dt अगर नेगेटिव है किसी इंस्ट्रूमेंट का, मतलब किसी सर्किट के कंपोनेंट का, तो उसमें भी जब हम सर्किट में यूज़ करेंगे तो उसमें ध्यान रखने वाली बात है कि उसको भी बहुत अच्छे से तरीके से हमें ध्यान रखना है। मतलब उसको पैरेलल, हम लोड के पैरेलल हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज़ करेंगे? क्योंकि लोड के पैरेलल यूज़ करने से क्या होगा कि वो पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट देगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको हमें अभी फॉर द टाइम भी यहाँ पे हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा, तो अब रेसिस्टेंस के बारे में देखते हैं। तो रेसिस्टेंस जो है वो एक तो स्टैटिक कंपोनेंट होता है और डज नॉट हैव हिस्ट्री एंड मेमोरी। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि ये अपना हिस्ट्री जो है वो इसको मतलब पिछली वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा। ये मतलब स्टैटिक कंपोनेंट है, डायनेमिक नहीं है। जैसे अभी हम इंडक्टेंस भी पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस भी पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखोगे कि वो दोनों कंपोनेंट जो होते हैं वो, उनमें हिस्ट्री भी होता है और वो डायनेमिक कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि वो अपने पास्ट वैल्यू को याद रखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब रेसिस्टेंस जो होगा वो हमेशा पावर को डिसिपेट करेगा, मतलब वो स्टोर नहीं करेगा, कभी भी एनर्जी को स्टोर नहीं करेगा, हमेशा एनर्जी कंज्यूम करेगा वो। ठीक है। तो पावर डिसिपेशन जो होगा, पावर डिसिपेशन इन आर, रेसिस्टेंस में जो हमारा पावर डिसिपेशन होगा वो ज़रा देख लेते हैं। तो पावर इज इक्वल टू होगा वी आर, वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर, इनटू करंट कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है। तो ये हो जाएगा वी आर स्क्वायर बाई आर, ओम्स लॉ का यूज़ कर सकते हो, और आई आर स्क्वायर इंटू आर, ये दोनों फार्मूला चलेगा। तो ये हमारा पावर डिसिपेशन हो गया रेसिस्टर में। ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ रेसिस्टर्स। तो टाइप्स ऑफ रेसिस्टर्स में क्या होगा कि एक तो कार्बन कंपोजिशन टाइप होता है, कार्बन कंपोजिशन। ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास मेटल फिल्म, और तीसरा जो टाइप का होता है वो होता है वो वायर वुंड रेसिस्टर। ठीक है। अच्छा, जो जब हम बहुत सारे जब सर्किट डिज़ाइन करते हैं उसमें हमें मार्केट में हमें कलर कोडिंग गिवन होता है, तो कलर कोडिंग को देख करके हम रेसिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो कलर कोडेड वाला जो रेसिस्टर होता है वो, उसको कैसे हम मेज़र करते हैं, उसके ज़रा हम उसके लिए टेबल हमें याद रखना पड़ता है। तो कलर कोडिंग, कलर कोडिंग, तो इसमें ये टेबल हमें याद रखना है कि रेसिस्टर का वैल्यू जो होगा वो तो ये है, रेसिस्टर वैल्यूज़। ठीक है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। और 0 होगा बी, बी, रॉय,
G W। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि वी रॉय, तो बी फॉर, इसको याद रखने का तरीका है, मतलब 0 वैल्यू दिया जाता है ब्लैक को, फिर अगला हो जाएगा ब्राउन को, फिर ये हो जाएगा रेड, ये हो जाएगा ऑरेंज, ठीक है, ये हो जाएगा येलो, ये हो जाएगा ग्रीन, ये हो जाएगा ब्लू, ये हो जाएगा वायलेट, ये हो जाएगा ग्रे, और ये हो जाएगा वाइट। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि याद कैसे रखना है, बी रॉय, मतलब सबके पहले पहले लेटर को ले लेंगे, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइन, ठीक है, ऐसे हम याद कर लेंगे इसको, ये टेबल याद रखना है। तो जैसे अगर कोई हमें एक रेसिस्टर गिवन है, जैसे मान लिया कि ये रेसिस्टर है हमारे पास, ठीक है, तो उसमें हम जैसे मान लो लेफ़्ट टू राइट हम देखेंगे, तो पहला जो कलर कोडेड बना हुआ है वो रेड से बना हुआ है, दूसरा हमारा मान लेते हैं वायलेट से बना हुआ है, और तीसरा हमारा ब्लैक से बना होगा, ठीक है, और यहाँ पे कुछ गोल्ड है मान लेते हैं, तो ये बेसिकली टॉलरेंस को दिखाता है। तो बेसिकली अब मान लो इस रेसिस्टर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो ठीक है, तो अब टेबल से हम देखेंगे रेड का वैल्यू कितना है, तो रेड का वैल्यू ये रहा 2, तो इसको हमने 2 रख दिया। फिर हमने वायलेट को देखा, तो वायलेट का वैल्यू है 7, तो ये हो गया हमारा 7, और जो बी है वो मान लेते हैं कि ब्लैक है, वो बी मतलब यहाँ पर ब्लैक है, ये दिस इज़ ब्लैक, ठीक है, तो ब्लैक को वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो 0 10 के पावर में आएगा, तो तीसरा जो होगा वो 10 के पावर में जाएगा, तो यानी कि 10 के पावर में जाएगा, तो यानी कि टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया 27 इंटू 10 रेज टू द पावर 0, 10 टू पावर 0 कितना होता है 1 होता है, तो यानी कि इसका जो वैल्यू होगा, इस रेसिस्टर का जो वैल्यू होगा वो 27 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम कलर को देख करके हम मतलब देख सकते हैं, ऐसे हम कलर कोडिंग को देख करके हम ये बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब सिंबल्स क्या क्या यूज़ करते हैं, जैसे सिंबल्स फॉर रेसिस्टर्स, तो नेक्स्ट है सिंबल्स फॉर रेसिस्टर्स, ठीक है, सिंबल्स फॉर रेसिस्टर्स। तो रेसिस्टर का जो सिंबल होगा, तो एक या तो ऐसे बनाते हैं, मतलब जनरली, या फिर बुक्स में ऐसे भी गिवन होता है, सॉरी, ऐसे भी गिवन होता है बुक में। अच्छा, अगर हमने ऐसे बना दिया, ऐसे एरो मार्क, और हमने ऐसे बना दिया और एरो मार्क ऐसे लगा दिया, तो ठीक है। तो ये जो एरो मार्क वाले हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेसिस्टर्स, वेरिएबल रेसिस्टर्स। तो बेसिकली वेरिएबल रेसिस्टर में क्या होगा कि कुछ मतलब जैसे इसमें ऐसा सेटिंग होता है कि हम इसको वेरी करवा सकते हैं, मतलब इसमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है कि हम इसको वेरी करवा सकते हैं, मतलब हम अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली हम, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसका वैल्यू हम कितना चाहते हैं, ऐसे 5 ओम 10 ओम, तो बेसिकली सेंटर टैपिंग करके या फिर स्लाइड करके, तो ऐसे करके हम उसको मतलब रियोस्टेट बोलते हैं बेसिकली इसको, जो वेरिएबल। ओके, तो आज के लेक्चर में मैंने बेसिकली रेसिस्टेंस के बारे में डील किया है। अब रेसिस्टेंस में हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी निकालना सीखेंगे, जैसे सीरीज रेसिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल रेसिस्टेंस, ये सब आपने पहले ही पढ़ रखा है। बाकी और भी टूल्स सीखेंगे कि हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में कैसे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं, उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस भी करेंगे। फिर लेटर ऑन नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो बेसिक, अभी हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जो बेसिक कंपोनेंट्स है, जैसे कैपेसिटेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, इसके बारे में सीखेंगे। फिर करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, ये सब चीज़ें सीखेंगे, जिससे हमारा बेस तैयार हो जाए। एक बार बेस हमारा तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम कोई भी नेटवर्क हम सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।